एक सेट दरोगा का सॉल्व करेंगे, है ना, एसआई जिसको बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर की। तो ये बीपीएससी स्टेट पीसीएस जो होता है उसके लिए है। और तो चलिए शुरू करते हैं। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किया गया? 1951, 1947, 1950, 1956। तो इसका आंसर है 1956। 1956 में एसआरसी का गठन किया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसके अध्यक्ष थे फजल अली, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे, रिटायर्ड जज। और जब ये इनका अनुशंसा हुआ, जब इन आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो इसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश थे। तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए आगे चलते हैं। किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकास के लिए अस्थायी पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? ये उस समय का करंट अफेयर था, तो इतना छोड़ दीजिए, 2017। अब चलते हैं आगे। एशिया महाद्वीप के किस देश में सभी समुदाय के लोगों हेतु समरूप प्रार्थना समय शुरू करने की घोषणा की गई? श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत। तो ये काम पाकिस्तान का है, ये भी छोड़ दीजिए, उस समय का करंट अफेयर था, तो इसको भी छोड़ देते हैं। भारत में 20वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किस राज्य पर किया गया था? किस स्थान पर किया गया था? तो ये आपको बताना है कि किस स्थान पर किया गया था। ऑप्शन है मुंबई, जयपुर, विशाखापट्टनम, कोयम्बटूर। तो ये किया गया था विशाखापट्टनम में। ये भी आपको ध्यान रखना नहीं है, ऐसी जानकारी के लिए है। किस बैंक ने फ़ोन बैंकिंग के लिए की वॉइस ऑथेंटिकेशन की शुरुआत की है? देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, सिटी बैंक। तो इस समय के ये भी करंट अफेयर ही भी काम का नहीं है, सिटी बैंक ने किया था। अब आगे चलते हैं। हाल ही में किस लेखक के द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध नाटक हैमलेट की इतिहास में दर्ज तिथि उसकी वास्तविक तिथि से 2 वर्ष पुरानी पाई गई है? तो इसमें क्या है ना, जो इतिहास में दर्ज है कि अब भाई मान लीजिए एक उदाहरण दे रहे हैं, 2018 में जो लिखा गया है उसको इतिहास में दर्ज कर दिया गया है कि 2016 में ही लिखा गया है। तो ये गलती लेव टोल्स्टॉय, शेक्सपियर, यान फ्लेमिंग, ऑस्कर वाइल्ड। इस शेक्सपियर ने लिखा है, ये हेलमेट जो लिखा हुआ है शेक्सपियर, तो इसका आंसर होगा शेक्सपियर। अखिल भारतीय सेवाओं में सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो एक बात आपको पूरा अच्छे से याद रखना है कि अखिल भारतीय चाहे कोई भी सेवा होगा, चाहे कैसी भी सेवाएं हैं, उसके सृजन की शक्ति संसद को प्राप्त है, दूसरा कोई नहीं करेगा। जिस संसद में कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और कौन है? राष्ट्रपति, है ना। ये इतना ध्यान रखना है, इन तीनों मिलकर करेंगे। अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? अच्छा, अपना ये राष्ट्रकूट हैं, दक्षिण में शासन करने वाले राजवंश हैं सभी, राष्ट्रकूट, चोल, है ना, ये सब जो सुनते हैं, चेर, पांड्या, सब दक्षिण के हैं। दक्षिण का मतलब सीधा सीधा समझना है, नर्मदा नदी से नीचे दक्षिण या प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, जो समझ लीजिए। चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं। कैलाश मंदिर, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना, रान्ना तथा कैलाश मंदिर, जैनवाद का संरक्षण, विजय। तो एक बात मज़ेदार ये है कि इसमें कैलाश मंदिर भी है, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पोन्ना, रंगपा, ये सब भी हैं, जैनवाद के संरक्षण भी हैं और विजय भी है। लेकिन जो इसका आंसर होगा वो पूछ रहा निम्नलिखित में सर्वाधिक चिरस्थायी, तो चिर ये 3 हैं, ये सभी शामिल हैं इसमें। कन्नड़ काव्य के 3 कवि पम्मा, पोन्ना, रंपा, पंपा, पोन्ना और रन्ना, और कैलाश मंदिर जो एक पत्थर वाला एकलिंग मंदिर जो आप सुने होंगे ना, कैलाश एक ही पहाड़ को काट के बनाया गया है, पत्थर है एक और पहाड़ है, उसी को काट के अंदर की तरफ बनाया गया है मंदिर, तो काफ़ी फेमस है। तो इसका आंसर होगा ये। ऐसे है तीनों, लेकिन आंसर बी होगा। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की, को किसका संरक्षण प्राप्त था? चलिए आपको बताना है कि रवि कीर्ति को किसका संरक्षण प्राप्त था। तो इसका आंसर होगा, पहले ऑप्शन तो देख लें, पुलकेशिन 1 हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय खारवेल। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि रवि कीर्ति तो थे दक्षिण के, ध्यान रखना है, रवि कीर्ति दक्षिण के थे, तो हर्ष क्या है, उत्तर का राजा है, और खारवेल भी उत्तर के राजा हैं, उड़ीसा, है ना, चेदी वंश के। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, इस तरह करके आपको ध्यान रखना है। पुलकेशिन 1, पुलकेशिन 2, तो इसका आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। यह संस्कृत में लिखी हुई प्रशस्ति है और एहोल प्रशस्ति जिसको रवि कीर्ति ने लिखा है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे। मेन कैंप का लेखक कौन है? मेन कैंप मेरा संघर्ष, ये एक प्रसिद्ध पुस्तक है और आप इसको सबको पढ़ना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि देशभक्ति क्या है, राष्ट्रभक्ति क्या है, देश के लिए कुछ करने का जो
क्या कर सकते हैं आप। तो मेन कैंप हिटलर ने लिखी है ना। हालांकि हिटलर को लोग इतिहास में क्रूर शासक मानते हैं, लेकिन मेन कैंप इसका किताब पढ़ के कभी देखिएगा, अच्छा लगेगा। तो इसको लिखा है हिटलर ने। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो आपसे पूछ रहा है कि जो दिल्ली में जो शासक हुआ करते थे, सल्तनत का मतलब होता है वैसे शासक ना जो खलीफा से अपनी मान्यता लेते हो शासन करने के लिए, जब आप कहीं युद्ध जीतते हैं, कहीं कब्जा करते हैं। तो ये समाप्त हुआ 1498, 1526, 1565, 1600। तो इसकी समाप्ति हुई 1556 को। कैसे? तो जैसे जो दिल्ली सल्तनत के राजवंश कौन थे? गुलाम वंश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लोदी, गुलाम के बाद खिलजी आए थे, उसके बाद लोदी आए थे, फिर तुगलक आए थे, फिर सैयद। आपको चलिए क्रम से ही बता देते हैं कि कौन कौन थे। ये थे गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। 1 2 3 4 5, ये 5 जो वंश थे ये दिल्ली सल्तनत के वंश है। अंत में बाबर और लोदी का जो युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 के अंदर, उसके बाद लोदी सल्तनत खत्म हो गई और तब से मुग़ल आ गए। 1500 है ना, 26 के बाद मुग़ल आ गए। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ, बाबर जीत गया और तब से मुग़ल कायम हो गया। तो 1526 में सल्तनत काल खत्म हो गया, ध्यान रखना। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? अंतःकालीन का सीधा मतलब है वो ना अपना संविधान सभा जब बना था, जिस संविधान सभा के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसमें 313 सदस्य थे। ध्यान रखना है, जो भारत के संविधान बनाने के लिए चाहे तो देसी रियासत से, चाहे यूनाइटेड सरकार के जो शासन वाले क्षेत्र थे उससे जो भी चुन के आए थे, नॉमिनेट होकर आए थे, उसकी कुल संख्या 313 थी। अंतःकालीन का मतलब है संविधान सभा 1947-48। तो ध्यान रखना 313 थे। चलिए अब आगे चलते हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया? चलिए ये आपको बताना। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विद्या सम्मेलन, सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन, कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह, और इसमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कहाँ लिया गया। तो ये सब में यहाँ कहीं नहीं लिया गया है। ये कहाँ, इसमें से कोई नहीं है, तो कहाँ लिया गया था ये आपको बताना है। ऐसे ही किसी काम का नहीं है, उस समय का करंट अफेयर था। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? हमेशा ही, अभी एक चीज़ देखिएगा, जो परिसीमन का जितना कार्य है उस सभी के सभी संसद करेंगे, दूसरे लोग नहीं करेंगे। हमेशा ही ये बात ध्यान रखना है कि 13 का आंसर अपना 14, हाँ 14 पर। भारतीय संघ में नए राज्यों का जो स्थापना है वो कौन करेगा? तो याद रखना है जितना परिसीमन का काम होगा, परिसीमन का मतलब समझते हैं क्या होता है? देश का सीमा, बाउंड्री, या फिर राज्य का बाउंड्री जिसमें नए राज्यों का निर्माण शामिल है, उसमें सीधे सीधे संसद ये सभी कार्य करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो आंसर होगा संसद। ध्यान रखना। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? कपास, तांबा, चाय और अभ्रक। आपको बताना है कि किसका उत्पादक भी है और निर्यातक भी है। इसका आंसर होगा अभ्रक। अब लेकिन भारत नहीं रहा, पहले था, अब शायद चीन हो गया। और भारत कपास के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। और आपको बताना है चाय के उत्पादन में भारत किस में है, तो यह भी अभ्रक आंसर होगा, आपको ये बताना है। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? पेडोकल, पेडलफर, पॉडसाल, लेटेराइट। तो इसको पेडोकल कहा जाता है। ये याद रखने का ज़रूरत नहीं है, जब आप मिट्टी के बारे में थोड़ा पढ़िएगा, है ना, और मिट्टी का निर्माण और कौन सी मिट्टी का निर्माण किस भौगोलिक जगह पर होता है ना, ज्योग्राफिकल एरिया, तो आपको अपने आप इसकी समझ हो जाएगी कि अच्छा ये नाम तो याद रखना है, नाम याद रखना है। सब वैज्ञानिक सब डालते हैं, नाम तो याद रखना है। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहते हैं? पेडोकल। चलिए आगे चलते हैं। कृषि भूमि
को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? ऐसी भूमि जिस पर वास्तव में फसलें हों, कृषि भूमि, क्या कृषि व्यर्थ भूमि प्लस प्रतिभूमि, पुरानी प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि, कुल प्रतिभूमि, निवल बुआई की गई भूमि। ऐसे आप समझिएगा, प्रति मतलब जो होता है कौन सी भूमि, जो खेती योग्य है पर उसमें अभी बुआई नहीं हुआ है। फिर और इसमें समझने वाला कृषि व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य है पर व्यर्थ है, कोई कर नहीं रहा है, माने खनल कोड़ल है, उड़ा खाबड़ है, तो ये व्यर्थ भूमि है। पुरानी प्रतिभूमि, आप पुरानी प्रतिभूमि को आप उसको कह सकते हैं, एक खास शब्द है अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर होगा कुल प्रतिभूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि। मतलब ये है कि जो फसल बुआई के लायक है, अभी बुआने गया है वो, और बुआई किया जा रहा है वो, सभी मिला के तो कृषि योग्य भूमि कहलाएगा। हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? हस्तलिपियों के, हाथ से लिखा हुआ जो होता है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो चलिए कौन थे, इनका ऑप्शन देखते हैं। ये है श्रीकांत शास्त्री, श्रीनिवास अयंगार, आर रामा शास्त्री, आर सामा शास्त्री और विलियम जोस। तो इसके आंसर हैं आर सामा शास्त्री। हुआ ये था कि आर सामा शास्त्री थे मैसूर के पुस्तकालय के अध्यक्ष। तो इनको जो एक कोई ब्राह्मण पंडित जी थे, उन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का, है ना, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का वो दिया था, पांडुलिपि दिया था, वो अधूरा था। उसके बाद ही भारत को या दुनिया को पता चला कि कौटिल्य कोई थे, और उसी कौटिल्य ने एक लिखा है अपना अर्थशास्त्र नाम। 1904 के अंदर ये सब दिया था। 1904 के बाद आप 1906 से 9 के बीच में प्रकाशित हुआ। तो कौटिल्य कोई थे, चाणक्य कोई थे, हम लोग को कब पता चला? 1906 से 9 के बीच में जो प्रकाशित हुआ ये सब चीज़ें, 1904 में पंडित जी उनको दिए थे। निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल निचय है? नीलगिरी, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन। तो ये तो याद रखने का विषय है, मन्नार की खाड़ी। जीव मंडल निचय क्या होता है ये आपको अपने आप सर्च करना है। इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और कर्नाटक। तो आपको बताना इन चारों राज्यों में कहाँ। ये है कर्नाटक में, हसन शहर है एक, वहीं मास्टर कंट्रोल नियंत्रक फैसिलिटी। चलिए अब चलते हैं आगे। विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? तो आप इसको पहले समझ लीजिए। क्या है ना, जैसे अपना ये पूरा ग्लोब है, पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री उत्तर, कर्क, मकर। ये जो क्षेत्र है जहाँ वर्ष भर सूर्य रहते हैं, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इसी क्षेत्र में, और इसको बोलते हैं उपोष्ण। इस यहाँ 22.5 डिग्री, 62.5 डिग्री, ये भी 62.5 डिग्री, इसको शीतोष्ण, इसको भी शीतोष्ण, इस दोनों को उपोष्ण बोलते हैं। लेकिन जहाँ सूर्य सालों 12 मास रहता है, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। तो ये पूछ रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन कहाँ है? तो ये 7% है, तो कुल मिला के 7% आपको ध्यान रखना है ना। सबसे ज़्यादा जैव विविधता यहीं पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब पेड़ पौधों की संख्या, पशु पक्षियों की संख्या सबसे ज़्यादा यहीं पाई जाती है विविध रूपों में। आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? तो बायो इंजीनियरिंग प्रयोगशाला, मानव जीन, मानव जीनोम प्रोजेक्ट, जैव विविधता। इन चार, इसका उत्तर है डी, जैव विविधता। विश्व में किस भोजन उत्पादन की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है? किस भोजन उत्पादन, कौन से भोजन के उत्पादन के लिए जो बढ़ती हुई क्षुधा, मतलब इस तरह का भूख समझिए, उस जो उष्णकटिबंधीय जो भी 7% वन बता रहे थे, उसके लिए ख़त्म किया जा रहा है। तो इसमें गोमांस। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी? M.K. गांधी, मनमोहन दास करमचंद गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, एस राधाकृष्णन, श्री अरविंदो। तो ये लाइफ डिवाइन पुस्तक ना, ये लिखी श्री अरविंदो ने। कहाँ चला गया?
ये लिखी श्री अरविंदो ने, लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो ने लिखी। श्री अरविंदो पहले क्रांतिकारी थे, फिर बाद में वो बन गए संत। ये आईसीएस की परीक्षा अंग्रेजों के समय में पास किए थे। घुड़सवारी में फेल होने के कारण ये आईसीएस की नौकरी नहीं कर पाए, बाद में क्रांतिकारी बने, फिर बाद में जाके संत बन गए। और लाइफ डिवाइन एक दर्शन शास्त्र की पुस्तक कि इसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है। चार्ली चैपलिन, अडोल्फ हिचकॉक, वाल्ट डिज्नी अस्कीरो। तो इसका आंसर होगा वाल्ट डिज्नी। अब चलते हैं आगे। स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? तो स्टेपी जो है घास से संबंधित है, उतना सब समझना नहीं है। स्टेपीज क्या है? घास है, घास का मैदान को स्टेपीज बोलते हैं। अलग अलग जगहों में अलग अलग बोलते हैं नाम। तो कुछ इलाकों में घास के मैदान को स्टेपीज बोलते हैं, तो घास स्थल से संबंधित है। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? तो ये है अकबर के समय में। आप दो चीज़ पढ़ते होंगे, एक है वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, एक तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस। दोनों में अंतर क्या है? रामायण पूरी रामायण है, सब कुछ उसमें शामिल है। रामचरितमानस में क्या है? राम जी के चरित्र का वर्णन है। तो मूल रामायण वाल्मीकि ने लिखा है, और उसमें एक कैरेक्टर के बारे में और उनसे संबंधित जो घटना है उसके बारे में, राम जी के बारे में कौन ने लिखा है? राम भगवान के बारे में लिखा है तुलसीदास ने। चलते हैं आगे। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये बहुत सुनते होंगे, जो रैप वगैरह गाता होगा लड़कन, यो करता होगा, उस सब के बारे में आपने सुना होगा। तो वही है ये पुरस्कार। अभिनय, संगीत, गायन, बॉक्सिंग। तो ये गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा, गायन बोल दिया, संगीत का क्षेत्र है ये, है ना। ये पश्चिमी संगीत जो है ना, वेस्टर्न म्यूजिक, उसके लिए दिया जाता है, जैसे रैप वगैरह। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है? मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू। तो ये इंदिरा गांधी है। इन्होंने भी कमाल किया, खुद ही अपना ही नाम अपने ऑस्कर के लिए भारत रत्न के दिया। जी जीवित थी और अपना ही नाम इन्होंने रिकमेंड किया कि हम ही को भारत रत्न दिया जाए, और खुद को रिकमेंड करके खुद ही भारत रत्न लिया है। ये इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री भारत की थी। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित एशियन लिखित है। अच्छा, कार्ल मार्क्स के द्वारा क्या लिखा गया है? एशियन ड्रामा, एम्मा, दास कैपिटल, गुड अर्थ। तो कार्ल मार्क्स के थे, इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक थे, और इन्होंने साम्यवादी, कम्युनिस्ट जो आजकल होते हैं, कम्युनिस्ट दर्शन इन्होंने दिया, साम्यवाद बोलते हैं इसको। ये पूंजीपतियों के खिलाफ था। दूसरा, इन्होंने दो किताबें मुख्य रूप से लिखी हैं। इनके दो दर्शन की दो किताबें हैं। एक तो दास कैपिटल है, और दूसरा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। दो किताबें लिखी है, एक दास कैपिटल, एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। पहले यहूदी थे, बाद में ईसाई बन गए। चलिए अब चलते हैं आगे। यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? तो सुक्ति संग्रह, मूसा संहिता, त्रिपिटक, जैन अश्वेता। सुक्ति वगैरह तो ये अपने सनातन के अंदर आएगा। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के अंदर है। जैन संहिता जैनों के आसपास, जैनों का है। मूसा क्या है ना, तो मूसा संहिता है, इसको हम लोग बोलते भी हैं। ये मूसा संहिता आंसर होगा। इसका हम थोड़ा समझा देते हैं। आपने न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट सुना होगा। न्यू टेस्टामेंट क्या है? जो आजकल ईसाई बने फिरते हैं, ईसाइयों का ग्रंथ जिसको बाइबल कहते हैं, वो है न्यू टेस्टामेंट। इसमें ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट मिला के क्या बनता है? ईसाई का धर्म ग्रंथ बाइबल। इसमें ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? यहूदियों का धर्म ग्रंथ। उसी में 5 अंश जिसको तोराह बोलते हैं, तोराह, जो मूसा का संदेश है, मूसा ने बनाया था, तो उसको बोलते हैं तोराह। इसी तोराह को यहूदियों को धार्मिक पाठ बोला जाता है, इसको तोराह को, जो मूसा दिया था, इसलिए इसको मूसा संहिता आंसर होगा। अच्छा, थोड़ा बहुत और समझा ही देते हैं। सबसे पहले क्या हुए? यहूदी हुए, है ना, जिसमें
आप अब्राहम सुनते होंगे, और इसी में अब्राहम बोलते हैं ये क्रिश्चियन, और एडम बोलते हैं, अब्राहम बोलते हैं यहूदी, एडम बोलते हैं क्रिश्चियन, और आदम बोलते हैं मुसलमान। तो इसी सब की परंपरा में क्या हुई, आगे चल के मोहम्मद हुए, पैगंबर जिसको बोलते हैं। उसी की परंपरा में आगे चल के कौन हुए, अपने जो ईसाई के प्रवर्तक हैं ईसा मसीह हुए। आपको याद रखना है कि सबसे पहले सब यहूदी था, जब क्रिश्चियन आए और जब ईसा मसीह आए तो वो यहूदी धर्म की परंपरा में आए, और जब ये मोहम्मद आए तो उस समय क्रिश्चियन आ चुका था। तो आपको समझने के लिए मूसा संहिता है ये। मेघदूत का लेखक कौन है, हुमायूं कबीर, खुशवंत सिंह, बाणभट्ट, कालिदास। ये तो फेमस है, इसमें समझाना बताना क्या, कालिदास। मेघदूत का मतलब, मेघ मतलब बादल, दूत मतलब संदेशवाहक, संदेशवाहक बादल, ऐसा मतलब होता है इसका। निम्नलिखित में कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक, अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, आशापूर्ण देवी, मुल्क राज आनंद। ये मुल्क राज आनंद है, उसने कूली, द विलेज और भी कई ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित लेख लिखा, माने किताबें लिखी। अब चलते हैं आगे। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, राज्यसभा में 2, लोकसभा में 12, कुल 14। आंसर 14। आगे चलते हैं। संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है, तो इसका आंसर है, आपको अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो 32 के तहत जाएंगे, और हाई कोर्ट जाना है तो 226 के तहत जाएंगे। और इसी जब आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो जो वो कोर्ट ऑर्डर देगा उसको रीट बोलते हैं। 5 ठो रीट जो जारी होता है, जैसे मैंडेमस कॉपर्स, हैबियस कॉपर्स, ऐसे करके। तो आपको 5 रीट बताना कि कौन कौन होता है। तो इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट 32 में जा सकते हैं, ठीक। और हाई कोर्ट जाना हो तो 226 के अनुसार जा सकते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा निम्न में किसका उदाहरण है, तो गांधी जी का जो दांडी यात्रा है उस किस चीज़ का उदाहरण है, ये असहयोग, सीधी कार्रवाई, बहिष्कार, सविनय अवज्ञा। तो ये सविनय अवज्ञा का उदाहरण है। अब इस समझना है, सीधी कार्रवाई तो नहीं है, ये जिन्ना ने किया था, छोड़ दीजिए। 16 दिसंबर 1946-47 की बात है। ये बहिष्कार भी छोड़ दीजिए, तो एक तरह से खत्म हो गया कहानी। अब असहयोग और सविनय अवज्ञा में समझना कि दोनों में क्या अंतर है। दोनों गांधी ने किया था। असहयोग का मतलब है कि आप अपने कार्यों में, सरकार का कार्य में असहयोग करेंगे, काम नहीं करेंगे। अब सविनय अवज्ञा का मतलब है काम नहीं करेंगे, साथ में सरकार की आज्ञा को भी नहीं मानेंगे। जो सरकार का आदेश है उसको भी नहीं मानेंगे, ऑर्डर ऑफ सरकार जो है नहीं मानेंगे। इसमें सहयोग नहीं करेंगे, इसमें असहयोग तो नहीं है करेंगे, साथ में सरकार का आदेश भी नहीं मानेंगे। तो ये दांडी यात्रा उसी तरह का था, सरकार का नियम तोड़ा गया था। निम्न में से अध्यादेशात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के कोई दोहराव नहीं, कार्यकाल की निश्चित अवधि, और उपयुक्त सभी। इसमें से उपयुक्त सभी, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अब चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अभी ऊपर हम लोग कर ही रहे थे, तो कौन सा था, एहोल वाला। एहोल प्रशस्ति जो अभी बात कर रहे थे, रवि कीर्ति ने जो लिखा, चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय एहोल से संबंधित है। किसने लिखा है संस्कृत में, एहोल ने, रवि कीर्ति ने। चलिए, ये हाथी गुम्फा पिलक उड़ीसा वाला मामला है, ये चेदी नरेश, ये सब छोड़ दीजिए, दूसरा मामला। निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया। मनसबदारी क्या था ना, मुगल शासनकाल में एक तरह का रैंक था, जिसको जितना ज़्यादा मनसब मिल रहा है उतना बड़ा रैंक है। तो आपको बताना है कि किसने इसका सूत्रपात किया है। तो जहांगीर, शाहजहां, शेरशाह, अकबर। तो ये अकबर का मामला। निम्न में से किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों का भाग का निर्णय हुआ। तो आप बस एक ही चीज़, फ्रांस का निर्णय जब भी युद्ध की बारी आए ना, खास करके अंग्रेज़ों से, और तो आप एक ही है फ्रांसीसी युद्ध भारत में, वो है वांडीवास। जब कुछ नहीं समझ में आए तो वांडीवास याद रखना है। एक गांव था जहां फ्रांसीसी और लड़ाई हो गया था उन दोनों का, अपने फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों का।
तो ये लड़ाई तो बता ही दिए कि ये इस लड़ाई में जो वांडीवास का लड़ाई था ये कहाँ कब हुआ था? 1760 में। इंग्लिश के तरफ से आयरकूट और फ्रांस के तरफ से लाली था। इसमें फ्रांस हार गया। उसके बाद समझिए कि निर्णायक भूमिका में इंग्लैंड आ गया भारत में, और फ्रांस धीरे धीरे यहाँ खत्म होने लगे, कमज़ोर होने लगे। अब चलते हैं आगे। क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ? तो इसका समापन पेरिस समझौता के वजह से हुआ। एक तरफ रसिया, एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह देश थे। क्या है ना, दुनिया में जहाँ भी मारा मारी हुआ, जितना इलतखोर जो ब्रिटेन है ना, वो सभी जगह सभी लड़ाइयों में इतिहास में शामिल है। सब जगह ये आग लगाया है, लड़ाई किया। और इन सभी का संसाधन इन्होंने कहाँ से जुटाया? भारत से। भारतीयों का खून चूस चूस के दुनिया से लड़ाई किया। अब चलते हैं आगे। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप समझते हैं आप? प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए भारत का, ये तो हम नक्शेबाज नहीं हैं, लेकिन ऐसे हम बना दे रहे हैं। ये बन गया नक्शा, ये रहा मूल, ये समुद्र यहाँ से जो इलाका है नर्मदा से नीचे खास करके, इस इलाके को प्रायद्वीपीय बोलते हैं। प्रायद्वीप मतलब ये समुद्र में जो हिस्सा लटका हुआ है भारत का, ये प्रायद्वीपीय। इस इलाके का पूछ रहा है कि सबसे बड़ा नदी कौन है? तो इस इलाके का जो नदी सबसे बड़ा है वो है गोदावरी। ठीक। अब है मोरेन कहाँ बनते हैं? मानसून क्षेत्र, नदियों के डेल्टा, शुष्क क्षेत्र, हिमानी क्षेत्र। तो ये हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। आपको सबसे पहले मोरेन क्या है? वो बर्फ़ के सीली जो होते हैं ना, नीचे कई सीलियाँ जमा हो के जब पुराना समय हो जाता है तो एक तरह का जो बनता है उसको हिमानी क्षेत्र में बनता है, मोरेन कहते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत। तो आप वलित पर्वत का ही उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या है ना, इस तरह का वलित पर्वत है। जैसे आप किसी पेपर को रखते हैं और इधर से दबाते हैं तो कैसे ऊपर की तरफ उठता है, तो इसी तरह का उदाहरण। और सबसे नया पर्वत, सबसे नया निर्मित पर्वत है ये। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? तो ये गल्फ, इसका उत्तर होगा गल्फ धारा। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 18 दिसंबर। भारत में अल्पसंख्यक। करते हैं आगे। निम्न में से सूची 1 की कौन सी संस्था सूची 2 में अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शाई गई है? चलिए, केंद्रीय खनन एवं ईंधन, ये धनबाद में है ना? धनबाद में कोयला है तो ध्यान रखना, खनन कोयला। केंद्रीय भवन निर्माण रुड़की में है, रुड़की में IIT भी है, ध्यान रखना है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुरी भी सही है, ये भी ध्यान रखने में आसान होगा। जोधपुर में रेगिस्तान भी है और सूखा भी है, तो उधर ही संस्थान भी है अपना। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर नहीं दिल्ली में है। इस बात को अब याद रखना है कि ये दिल्ली में, ये गलत है, तो आंसर होगा डी। अब आगे चलते हैं। नीचे दी गई 2 सूचियों के जोड़ा बनाइए। इस तरफ शहर लिखा है, इस तरफ शहर के जगह का नाम लिखा हुआ है। तो लंदन, वेटिकन सिटी, मॉस्को, न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क तो सबसे फेमस है, अपने टाइम्स स्क्वायर जिसको बोलते हैं। अब आपको एक चीज़ हो गया, तो जो फेमस हो, सबसे पहले आता हो, उसको सबसे पहले आप लगा दें, बाद में दूसरी चीज़ों को देखें। तो यहाँ भी दूसरा क्या है? लंदन। अब यहाँ जाए, ये ट्राफलगर स्क्वायर, वेटिकन सिटी, सेंट पीटरवर्स स्क्वायर, मॉस्को, रेड स्क्वायर, न्यूयॉर्क टाइम्स। तो इसका आंसर होगा 1 3 3 1 4। तो इसका आंसर सी होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता का भूमिका निभाया है? चरित्र अभिनेता जंजीर में थे। नगुल्टम किस देश की मुद्रा है? यह भूटान की है, अपना पड़ोसी देश भूटान। अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो फल का जो आवरण है उससे होता है मॉर्फिन प्राप्त, डी। निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? समूच कृषि, समन्वित वेदिकाकरण, अनाविल का नियंत्रण, बेसिंग साल्ट। तो इसमें मूल रूप से आप समूच कृषि समझिएगा, पहाड़ी क्षेत्रों पर होता है।
और इसमें इस तरह से कृषि किया जाता है कि पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा रह सके इन क्षेत्रों में, ये खेती में। ग्लूकोज एक प्रकार का है पेंटा शर्करा, हेक्सो शर्करा, टेट्रा शर्करा, हेक्सा शर्करा। ग्लूकोज का फॉर्मूला जब पढ़िएगा तो आपको अपने आप ध्यान आ जाएगा, हेक्टोज शर्करा। जीवाणु कोशिका में सूत्रनिका की संख्या होती है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया होता है, तो आपको याद रखना है बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोटिक सेल में सूत्रकणिका नहीं होता है, शून्य। आपको प्रोकैरियोटिक, यूनिकैरियोटिक ऐसे सुना होगा, है ना। तो आप प्रोकैरियोटिक सेल में जो बैक्टीरिया है उसमें नहीं होता। समुद्र की सिप्पी, चलिए आगे चलते हैं। समुद्र की सिप्पी में सुना है, समुद्र की सिप्पी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो विवर्तन, परिक्षेपण, ध्रुवन, परावर्तन। तो ये समुद्र की सिप्पी ध्रुवन के कारण भी दिखाई देती है। कुछ का विवर्तन हो जाता है और सिप्पियों पर कुछ ध्रुवन होता है, तो मूल रूप से ध्रुवन के कारण सुनहरी दिखाई देती है। एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, इसका त्वरण है। एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो, इसका त्वरण वर्धमान, ह्रासमान, शून्य, अपरिवर्तित है। तो इसका आंसर डी होगा, है ना। समय के क्या है ना, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी वही टाइम होता है। तो आप ऐसे समझिए कि और डिस्टेंस का ना स्क्वायर वर्ग, अगर समय का वो वर्ग के कोई समानुपाती होगा तो एक्सीलरेशन अपरिवर्तित रहेगा, समान त्वरण से बढ़ेगा। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस के कारण अलग हो जाता है? आप देखते होंगे दूध या दही को क्रीम जो निकलता है हम लोग मठनी से या घोराटी से, जो भी अपने क्षेत्र में आप कहते होंगे, उससे जो घुमाते हैं तब वो किस कारण निकलता है? कौन से साइंस काम करता है उसमें आपको बताना है। इसको अपकेंद्रीय, बाहर की तरफ काम करने वाला बल, अपकेंद्रीय बल। टेलनेट का तात्पर्य क्या है? तो ये कंप्यूटर के क्षेत्र में है टेलीफोन नेटवर्क। तो ये टेलीफोन नेटवर्क, आंसर ए। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? इसमें से याद रखना है जहाँ पारद है, पारद मतलब Hg, पारा है, वहाँ दूसरा चीज़ नहीं सोचना है, सीधे पारद आंसर होगा। इसीलिए इसको थर्मामीटर में इस्तेमाल किया जाता है मानव शरीर के गर्मी नापने के लिए। कक्ष स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है कच्छ। वो जो कीचड़ वाला इलाका है ना उसको कच्छ बोलते हैं। और कच्छ की खाड़ी आपने गुजरात में सुना भी होगा, मीथेन निकलता है उनसे। कैक्टस के सूल किसका रूपांतरण है? पत्ते का रूपांतरण है। क्या होता है ना कि शुष्क क्षेत्र जो होता है, सूखा क्षेत्र, उसमें पानी की कमी होती है। पत्ता जितना चौड़ा होगा पानी उतना ज़्यादा पौधा को चाहिए होगा, तो उस पानी के खराश या कम पानी इस्तेमाल करने के लिए पत्ता क्या हो जाता है, कांटा में रूपांतरित हो जाता है, जिसको सूल बोलते हैं। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है माइक्रोसिस्टस, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, क्लोरा। ये तो याद रखने का विषय है। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा है, माइकोप्लाज्मा। चलिए अब आगे आते हैं। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परिक्षेपण, परिकिरण और अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन। आपको बताना है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। चलिए जल्दी बताइए, ये आसान सवाल है, इसलिए अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है ना। हमेशा जो इंद्रधनुष बनता है, आपने इंद्रधनुष देखा होगा 7 रंगों का, अपवर्तन और परावर्तन के ऊपर बनता है। खास करके पानी के जो स्रोत होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा बनता है। जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? चलिए, तुंगता मतलब अल्टीट्यूड, ऊंचाई, अब समझ में आ गया। ऊंचाई पर जाने में दाब घटता है, और जैसे ही दाब घटेगा तो क्वथनांक ऊंच हो जाएगा।
उच्च वायुमंडलीय दाब, उच्च तापमान, उच्च वायुमंडलीय दाब, निम्न तापमान। जल का क्वथनांक उष्णता पर जाने में किस कारण घट जाता है? तो इसका आंसर होगा निम्न वायुमंडलीय दाब। चलिए चलते हैं आगे। फोटोग्राफी में समानता प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारणतः जो ये होता है हाइपो जो होता है सोडियम थायोसल्फेट होता है, इसको याद रखना। न्यूरॉन क्या होता है? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई, ऊर्जा की आधारभूत इकाई, रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त का न्यूट्रॉन का प्रतिकरण, ये तंत्रिका की आधारभूत इकाई होती है, ये याद रखना है। न्यूरॉन क्या होता है? जो माथा जैसे काम करता है न्यूरॉन की वजह से होता है, इलेक्ट्रिक पल्सेस उत्पन्न होता है। और न्यूरॉन क्या है? एक तरह का सेल है जो शरीर का सबसे बड़ा सेल भी होता है। सेलुलोसी भित्ति सेलों में पाई जाती है। सेल्यूलोज भित्ति जो है ना, सेलुलर भित्ति, वो हमेशा ही पौधे वाले में पाया जाएगा, दूसरा कहीं नहीं। गुर्दे के निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? गुर्दा का निस्यंदन इकाई है ना, जहाँ गुर्दा का निस्यंदन मतलब मेन जो इकाई है, तो उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। गुर्दा के अंदर जो होगा सबसे छोटी इकाई वो नेफ्रॉन होगी, इसी को निस्पंदन इकाई बोलती हैं। इसी तरह फेफड़ा में एल वोली होता है, ध्यान रखना। उच्चतर पौधा के बीजों में पोषक उत्तक को क्या कहते हैं? न्यू सेल्स, हाइपोकोटाइल, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म। तो इसको एंडोस्पर्म कहते हैं, याद रखिएगा। जहाँ उच्च के बात आ जाए, उच्चतर पौधा, वहाँ एंडोस्पर्म, ध्यान रखना। इष्ट महत्वपूर्ण स्रोत है प्रोटीन का, विटामिन बी का, इवर्टेस का, विटामिन सी का। इष्ट समझते हैं, ये जो एक तरह का बिना फूल वाला, ये सब जो एक छोटा सा पेड़ होता है, इष्ट बोलते हैं उसको। पेड़ क्या होता है? वो ऐसा ही होता है, छत्ता जैसा। तो छत्ते जैसा नहीं होता है, जहाँ तहाँ उग जाता है। तो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? इष्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। आपको बताना है किस चीज़ का। चलिए जल्दी से बताइए। विटामिन बी का। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रतीक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता? शुरुआत में जो सब प्रिंटर आया ना, वो सब मुद्रक माने प्रिंटर, मुद्रित मतलब प्रिंटर जो आउटपुट। डेजी व्हील है ये। एनसीईआरटी के इतिहास की किताब में एक जगह थोड़ा सा जिक्र है इसका, बाकी कहीं भी पढ़ सकते हैं आप। चलिए आगे चलते। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन होता है। लिपिड, स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो एंजाइम प्रोटीन होता है। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसे गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? उसको निस्तापन बोलते हैं। वायु नहीं रहेगा वहाँ निस्तापन होगा, सीधे सीधे। जहाँ वायु नहीं है उपस्थित उसको निस्तापन कहेंगे, और उसको अगर गर्म कर रहे हैं तो। अब आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? जो दाहिने तरफ होगा वो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक होगा, जो बाएं तरफ होगा पीरियोडिक टेबल में वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तो जो सबसे छोटा साइज में होगा वो ज़्यादा ऋणात्मक होगा। तो ये है फ्लोरीन, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय सहसंयोजक, उपसंयोजक सभी बंद है। तो ये है NH4Cl, इसमें आंसर होगा NH4Cl। किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहने का मतलब होता है, अमेरिका में एक सिलिकॉन वैली है जो डिजिटल सिटी है, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान जहाँ बनते हो ज़्यादा। तो ये बेंगलुरु है भारत का इलेक्ट्रॉनिक हब, इलेक्ट्रिक कह दिया, IT हब, ये बेंगलुरु है, कर्नाटक का शहर। निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? अर्ध टिकाऊ वस्तुएं कौन सा है? कार और टेलीविज़न, दुग्ध और उत्पाद, खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद, पंखा और बिजली की इस्त्री जैसे विद्युत उपकरण। इसमें से कौन सा है? खाद्य को, खाने वाले सामानों को ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अधिकांश कामगार न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी से कम कार्य करेंगे। न्यूनतम, ये सब छोड़ देना है, ये इकोनॉमिक्स का सवाल है और इस पर ध्यान नहीं देना है। जो एक दो वो आपको आता है, आपका समझ है, उसी से आपका बनेगा, इसमें कोई फ़ायदा नहीं। आप ज़्यादा पढ़ाई करके इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए हम भी छोड़ते हैं। अब आइए यहाँ, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। प्राचीन भारत के प्राचीनतम तक्षशिला है। ये 10वीं सदी से पहले बने, ईसा की शुरुआत से 10 100
साल पहले, 1000 साल पहले, और 5वीं सदी तक रहा भागलपुर में। और दूसरा नालंदा है, पुराना तक्षशिला। पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त गर्म स्थान कौन सा है? अल जजिया था, यहाँ 57 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया था। भूल जाइए, उसका कहाँ काम आएगा, पर ध्यान रखिएगा अल जजिया। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? 32,87,590 किलोमीटर, ये याद रखना। उस चक्रवात का क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया था? तो ये अभी का सवाल नहीं है, पहले का ही आएगा भी नहीं, ऐसे सिंध आंसर होगा, सिंध। अब आगे चलते हैं। पृथ्वी का सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? पर्वतमाला जो है इंडीज वाली, दक्षिण अमेरिका में है। जो अमेरिका है ना महादेश, 2 हिस्सों में बटा है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ये दक्षिणी अमेरिका का है इंडीज पर्वत श्रृंखला। निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, श्रीलंका। जहाँ कोई भी खनिज नहीं है वो कौन सा देश है भाई? स्विट्जरलैंड। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर्यटन से काम चलता है। जल का स्थानांतरण है अप सुगठित, संसुगठित, ले जाना, लाना, दोनों। उत्तर होगा सी, दोनों। जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? फ्रेडरिक द्वारा। तो इसका आंसर होगा ए, 95 का जो फ्रेडरिक डी हेरल और फ्रेडरिक तिवार। जीवाणु भोजी क्या है? जो बैक्टीरिया खा के जिंदा रहते हैं। आगे चलिए। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने ज़िले थे? जब राज्य पुनर्गठन आयोग से बना था, अभी ऊपर हम बता रहे थे कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, तो उसके बाद तो बिहार में कितने ज़िले थे उस समय? तो आपको बताना है 55, 35, 21 और 17 कितने ज़िले थे? तो उस समय बिहार में मात्र 17 ज़िले थे, जो बढ़ के अब 38 ज़िला हो गया। आंसर होगा 17 डी। बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ? तो ये आपको बताना है कि वर्तमान में जो बिहार है वो कब प्राप्त हुआ। तो आखिरी राज्य कौन बटा था बिहार से? झारखंड, 15 नवंबर 2000 को। तो इसके बटने के बाद बिहार बटा नहीं, तो आखिरी बार जो सीमा प्राप्त हुआ 15 नवंबर 2000 को हुआ। सन 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तब पुरुलिया दे दिया गया था, और पूर्णिया और कोई एक और जिला था, उसका थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा दिया गया था। तो उसका आंसर होगा पुरुलिया कहीं है, रानीगंज, 24 परगने, मानभूम, ये पुरुलिया दिया गया था। तो यहाँ आंसर, यहाँ तो कोई है नहीं, और मानभूम भी। अच्छा, इसका आंसर होगा मानभूम, मानभूम दिया गया था। वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार में किस जिले में कुछ क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर दिए गए थे? ये देखिए, पुरुलिया और ये पूर्णिया एवं पुरुलिया का जो जिला था उसका कुछ हिस्सा हस्तांतरित कर दिया गया था। आंसर होगा सी। निम्न में कौन सा फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है? तो ये तो आसान सवाल है, आप हमेशा देखते भी होंगे, कौन सा होगा ये, तो अभी बता देते हैं इसको। शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ? ये बिहार का है। जो पटना में लव कुश टावर है इसी का है ना, और सांसद भी रहा था पटना सिटी से, भाजपा पार्टी से बाद में भाग के कांग्रेस में चला गया। फिर मनोज बाजपेयी, इसका कई गो अब तो फेमस एक्टर हो गए हैं। शेखर सुमन जो संगीत वाले में है। आशुतोष राणा, ये बुंदेली एमपी के हैं। आशुतोष राणा कहाँ के हैं? एमपी। तो इसका आंसर होगा डी, एमपी। तो सभी लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और जो कोई समस्या हो तो कमेंट कर दीजिए, और कुछ टॉपिक जो आपको साफ समझ में नहीं आता है वो भी कमेंट कर दीजिए, उस पर एक छोटा सा वीडियो बना के विस्तृत रूप में डाल देंगे। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई